जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने परसों एक बयान दिया। वैसे तो ये वीडियो जब आप अपलोड होगा तो उसके हिसाब से परसों ही हो जाएगा। परसों एक बयान दिया जब वो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनको समझा रहे थे कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं, किस तरीके से हैं। तो वहां उन्होंने बाकायदा कहा कि पाकिस्तान बीइंग एन न्यूक्लियर पावर, यानी न्यूक्लियर पावर होते हुए भी इंस्टेड ऑफ बीइंग ए न्यूक्लियर पावर वी हैव टू बेग एंड वी फील अशेम इन इट। ये कंटेक्स्ट वही है कि न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री होते हुए भी कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, ये न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री होते हुए भी हम लोग जो हैं हमें भीख मांगनी पड़ रही है, यानी बेगिंग। कारण उसका ये है कि आज के दिन अगर हम लगातार देखें तो हम पिछले 2-3 साल से सिर्फ यही देख रहे हैं। कभी इमरान खान इकोनॉमिक क्राइसिस को सुधारने के लिए कहीं जा रहे हैं, कभी पाकिस्तान जाया जा रहा है, पाकिस्तान कभी अब नवाज शरीफ के छोटे भाई जो हैं शहबाज शरीफ, वो पूरे के पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए या सिस्टम को एडजस्ट करने के लिए कहीं जा रही हैं और उन्हें उधार मिल रही है, नहीं मिल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं जहां हालात साफ नजर आ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। और आज तो ऑफिशियली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी मान लिया कि भीख मांगने में बड़ी शर्म आती है। तो दोस्तों, यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक बयान कि भीख मांगने में आती है शर्म या भीख मांगने में शर्म आती है, इस तरीके से हमें नजर आता है कि आर्थिक संकट में मजबूर हुआ पाकिस्तान, भीख मांगने में शर्म आती है। हालांकि ये जो भी न्यूज़ 18 का हेडलाइन थी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यहां पर दो कंट्रास्टिंग वर्ड्स पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की इनकम्पिटेंसी की को यानी अयोग्यता को दिखा रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के अंदर कितनी इनकम्पिटेंसी है कि उन्हें ये तो पता है, ये अयोग्यता है, इनकम्पिटेंसी, कि उन्हें ये तो पता है कि बेगिंग में शर्म आ रही है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इन दो का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ये एक कारण। दूसरा, मैं बड़े दिनों से लगभग 2-3 साल से इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान का लगातार सुनते हुए आ रहा हूं कि पाकिस्तान दिन पर दिन इकोनॉमिक क्राइसिस में उलझता जा रहा है। पाकिस्तान जो है उसका इकोनॉमिक क्राइसिस का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। लगातार किसी ना किसी तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ कर्ज के पैसे के ऊपर जिंदा है। लेकिन मैं इस चीज को भी नहीं समझ पा रहा कि मैं बहुत ढूंढ चुका कि पाकिस्तान के पास असलियत में इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने का क्या कोई प्लान है। अगर प्लान की बात करें तो इससे अगला स्टेप, मैं तो यहां तक इसकी सुगबुगाहट भी नहीं सुन रहा कि पाकिस्तान ने इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकटने के लिए किसी तरीके की कोई कमेटी बनाई हो प्लान को डिसाइड करने के लिए या कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस के मामले में। मुझे ऐसा याद नहीं आ पा रहा कि कोई ऐसी कॉम्पिटेंट कमेटी बनाई हो। देखो, कोई भी देश इतना इकोनॉमिक क्राइसिस और खासकर जो ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस टाइम पाकिस्तान फेस कर रहा है, उसके जो नींव है वो एक दिन में तो रखी नहीं गई होगी। असलियत में उसकी नींव 1971 वॉर के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने ही रख दी थी, जब उन्होंने नारा दिया था कि नमक रोटी खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। सोचकर देखिए, नारा नमक रोटी खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। असलियत में जब ये नारा दिया गया तो इन्होंने ही पूरे के पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी को डिसाइड करके रख दिया कि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है इसका दूर दूर तक इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं है। हमारी पॉलिसी में एटम बॉम्ब इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी का कोई लेना देना नहीं है, अर्थव्यवस्था का दूर दूर तक
कोई लेना देना नहीं है। ये पॉलिसी जिस दिन बननी शुरू हो गई, आप खुद सोचकर देखिए कि पूरी गवर्नमेंट असलियत में इस न्यूक्लियर पावर को अचीव करने और इस न्यूक्लियर पावर से मिलने वाली मिलिट्री स्ट्रेंथ को अटेन करने में लग गई। यानी कि पूरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट का शुरू से आखिरी तक सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था कि कैसे भी करके सैनिक ताकत बढ़ाई जाए, मिलिट्री स्ट्रेंथ को अचीव किया जाए। और उन्होंने इस मिलिट्री स्ट्रेंथ को प्राइम ऑब्जेक्टिव रखा और इस प्राइम ऑब्जेक्टिव के बाद यहां पर इकोनॉमी के ऊपर इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। और आज के दिन पाकिस्तान जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, उसके पीछे असलियत में सबसे बड़ा कारण पिलर्स ऑफ इकोनॉमी का गायब होना है। पिलर्स तो खैर क्या, जो इकोनॉमी का जो फाउंडेशन स्टोन होता है, असलियत में वो ही गायब है। पिलर तो उसके बाद खड़े होंगे। तो पहले पूरी पॉलिसी को समझिए। असलियत में दुनिया का कोई भी देश होता है, दुनिया का कोई भी देश उठाकर देख लो, जितने भी रिकॉर्ड उठाकर देखोगे, उसके सामने हमेशा दो चीजें हमेशा खड़ी रहेगी। एक तरफ उस देश के पीछे सिक्योरिटी सामने खड़ी होगी और दूसरी तरफ सिक्योरिटी के साथ साथ कहीं ना कहीं उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमेशा खड़ा रहेगा। यहां आप सोच कर देखिए, हमें थोड़ा सा जवाहरलाल नेहरू को याद करना है। हालांकि जवाहरलाल नेहरू का नाम आते ही हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो कहीं ना कहीं भड़क उठेंगे और शोर मचाएंगे कि सर जवाहरलाल नेहरू का क्या मतलब है यहां पर, या जवाहरलाल नेहरू को वो गालियां बकना शुरू कर देंगे। देखो यार, आप YouTube या मतलब आप जो व्हाट्सएप या यूनिवर्सिटी से नॉलेज गेन करते हैं, मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। मेरा अपना एक एनालिसिस का तरीका है, सुन लीजिए, हाथ जोड़कर विनती है। कभी पता लगे मेरे नाम का भी बायकॉट ट्रेंड चल जाए और जो YouTube पे 500-700 व्यूज आते हैं वो भी बेचारे डूबते हुए नजर आ जाए। देखो भाई, मामला क्या है? मामला सिक्योरिटी से जुड़ा, हर बार कंफ्यूजन होती है। हम सबसे पहले यहां पर नेहरू जी के बारे में देखते हैं। नेहरू के ऊपर सबसे बड़ा आरोप है कि हमने 1962 वॉर और कश्मीर के मामले में जो 1947 वॉर जो है 1947, इन दोनों मामलों में कॉम्प्रोमाइज किया। आज नेहरू की उस सक्सेसफुल पॉलिसी का जवाब हमें पाकिस्तान दे रहा है, उस सक्सेसफुल पॉलिसी का जवाब हमें रशिया दे रहा है। कि समझिए, हम 1962 वॉर हारे, इसमें दो राय बिल्कुल नहीं है। हम 1947 कश्मीर में लड़ाई को शांत करके चुपचाप बाहर आ गए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन दोनों मामलों के अंदर नेहरू की एक कॉम्प्रोमाइज जो साथ में निकलता है कि भाई हमने एक कॉम्प्रोमाइज कर लिया। देखो, कॉम्प्रोमाइज उस टाइम पर किया और उस कॉम्प्रोमाइज से हमने कहीं ना कहीं फोकस किया किस पर? हमारे इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट पर। आप समझिए, हमारे वहां उस समय पर हॉस्पिटल से लेकर, एजुकेशन सिस्टम से लेकर, यूनिवर्सिटीज से लेकर, मेडिकल सिस्टम से लेकर, हर चीज के ऊपर जो फोकस किया गया, हैवी इंडस्ट्रीज लगाने पर फोकस किया गया और अपने आप को नॉन अलाइंड मूवमेंट के अंदर जोड़कर, अपने आप को नॉन अलाइंड मूवमेंट में जोड़कर रखा गया ताकि हम ना तो अमेरिका की गोद में बैठे, ना ही यूएसएसआर की गोद में बैठे। क्योंकि यूएसएसआर और अमेरिका में से किसी की भी गोद में जाकर बैठने का मतलब यह था हम सीधे सीधे आर्म्स रेस के अंदर जाकर शामिल हो जाए। हम सीधे सीधे आर्म्स रेस यानी हथियारों की दौड़ में जाकर शामिल हो जाए। अगर हम आर्म्स रेस यानी हथियारों की दौड़ में सीधे सीधे शामिल हो जाएंगे तो इसका सीधा मतलब दोस्तों ये होगा,
हथियारों की रेस का कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज यानी सीमित संसाधन हैं, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज यानी सीमित संसाधन हैं, वो हम आर्म्स परचेजेस में खर्च करना शुरू कर देंगे और हम कहीं ना कहीं हम वहां आर्म्स परचेज यानी हथियारों को परचेज करने में खर्च करना शुरू कर देंगे और जो सोशल वेलफेयर एक्सपेंडिचर है यानी कल्याणकारी कामों में हमारा जो खर्च है वो रिड्यूस होता चला जाएगा और किसी भी देश की असली पूंजी जो है वो ह्यूमन रिसोर्स होती है और उस ह्यूमन रिसोर्स में हम पिछड़ते चले जाएंगे। ये बेसिक सा सोच आप हमारे नेहरू जी ने, देखो नेहरू जी ने रखा और उस चीज का फायदा हम आज देख रहे हैं। चाहे आईआईटीज एस्टैब्लिश किए गए, चाहे बाद में उनके बाद ही सही आईआईएम एस्टैब्लिश किए गए, चाहे डीआरडीओ की या स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की, स्पेस डिपार्टमेंट की नींव रखी गई, चाहे हमारे यहाँ एम्स के बारे में बात की गई, चाहे और हैवी इंडस्ट्री की बात की गई, सब जगह पर हम देखेंगे बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस भी एस्टैब्लिश हुए। तो बहुत सारी जगह देखेंगे इंडिया के अंदर फोकस किया गया एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर। आज हम अपने आईआईटी और आईआईएम पर हम अपने जेएनयू से निकले हुए स्कॉलर्स पर, देखो जेएनयू के 2-4 स्कॉलर्स को तो छोड़ो जो आपकी नजर में अमूमन हाईलाइट की फॉर्म में रहते हैं, वरना जेएनयू से एक से बढ़ के एक स्कॉलर्स निकलते हैं, चाहे हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो गए, चाहे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, चाहे हमारे एनडीए के जवान हो गए, सबको जो सर्टिफिकेट है वो जेएनयू ही देता है। मेरी लाइफ का अगर मेरे से पूछा जाए तो मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा कमजोर हिस्सा ये रहा कि मैं परिस्थितियों के चलते जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाया और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे बच्चे जो हैं अगर वो इंजीनियरिंग वगैरह जैसी फील्ड में नहीं जाएं तो एक बार जेएनयू जरूर जाएं। यार यूनिवर्सिटी जो है ना किसी भी देश के ह्यूमन रिसोर्स की नींव होती है, किसी भी देश के बच्चों की नींव होती है, उसकी मानसिकता की नींव होती है। आईआईटी होना, आईआईएम होना, डीआरडीओ होना, स्पेस डिपार्टमेंट हो जाना, ये सब चीजों की जो नींव रखी गई नेहरू और उसके आसपास के पूरे सालों के अंदर, तो आप यकीन मानिए बाद में जो इसरो बनकर उभरा, रॉकेट टेक्नोलॉजी जिसे आप प्राउडली वो क्लेम कर रही है कि जिस रॉकेट साइंस के अंदर या स्पेस टेक्नोलॉजी में यूरोप फेल हो गया, हम वहां पास होते हुए नजर आ रहे हैं। ये हमारा मतलब ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है। हमारे जो लड़के हैं, हमारे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। सीईओ जो मतलब गूगल से लेकर फेसबुक से लेकर आपकी बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओ इंडियन दिखाई दे रहे हैं, वो इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उन इंस्टीट्यूशंस की जो नींव थी, उन संस्थानों की जो नींव थी, हिंदुस्तान के आजाद होते ही रख दी गई। फोकस हमारी सरकार ने कभी भी हथियारों की परचेजेस पर नहीं किया शुरू में। यकीन मानिए हम भले ही आज जवाहरलाल नेहरू को गाली बके, लेकिन एक न्यूट्रल माइंड के अकॉर्डिंग सोचे और आज पाकिस्तान का जो हाल हम सोच रहे हैं वो अगर देखें तो मैं गारंटी से कह रहा हूं, हम नेहरू जी की उस बात को याद करके, शांति से सोचकर उस बात को याद करके एक बार को शांत होंगे कि अगर उन्होंने उस टाइम पर हमारे देश की एजुकेशन इंडस्ट्री और क्या नाम है टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट ना किया होता और बड़े बड़े मजबूत हथियार खरीद लिए होते, भले ही हम चाइना से जीत चुके होते, भले ही हम तिब्बत से जीत चुके होते, तिब्बत के कब्जा कर चुके होते, भले ही हम पूरे कश्मीर पे कब्जा कर चुके होते, लेकिन उसका अगली पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे देश के अंदर पैसा कम पड़ जाता, हमारे देश की इंडस्ट्रीज पीछे रह जाती, रिफॉर्म्स ठीक से हो ना पाते, लोग अनपढ़ रहते, गरीब रहते। सोशल और गरीबी में अक्सर लड़ाई होती है दोस्तों, गरीबी में अक्सर लड़ाई होती है। आए दिन आधी लड़ाइयां घरों में पैसे की तंगी की वजह से होती हैं, ये रियलिटी बता रहा हूं। घरों की लड़ाइयां
अगर पैसे की तंगी की वजह से हैं तो देश के अंदर भी तो बंटवारा, या देश के अंदर भी तो कलेश, देश के अंदर सोशल कॉन्फ्लिक्ट, सारी चीजें पैसे की तंगी की वजह से ही तो होती हैं। आज जो हम पाकिस्तान को देख रहे हैं कि वहां पर अपनी जमीन में से पेट भर अनाज निकालने के लिए पाकिस्तान के पास कैलिबर नहीं है, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए पैसा नहीं है, पेट्रोलियम उधार पे चल रहा है, बसें ट्रेनें सब बंद कर दी गई हैं, लोगों की बिजली की कटौती कर दी गई है और 1 किलो आटे के लिए मारा मारी हो रही है। जो ये आज हम हालात पाकिस्तान के देख रहे हैं, देखो दोस्तों, हिस्ट्री पढ़ाता हूं, ये सारे हालात नेहरू के टाइम पर मौजूद थे। या तो उस दौर में नेहरू भी नारा लगा रहे होते, नाराए तकदीर अल्लाहू अकबर, और कश्मीर जो है पाकिस्तान बनेगा और कश्मीर हमारा है, लड़ेंगे भिड़ेंगे कश्मीर लेके रहेंगे, वो नारा लगा रहे होते, और गिलगित बाल्टिस्तान जिस पर आज के दिन भारत का दावा जबरदस्त है, उस टाइम पर नारा लगा रहे होते, तो शायद आज भी हम उसी जगह खड़े होते, या हम कहीं ज्यादा पहले, पाकिस्तान से कहीं ज्यादा पहले उस जगह खड़े होते जहां आज पाकिस्तान खड़ा है। मेरा ऐसा मानना है कि हम 1970 या 80 के अंदर ही उस दौर पे खड़े होते जहां हमारे लोग एक दूसरे की गर्दनें काट रहे होते, भारत के टुकड़े हो रहे होते, और हिंदुस्तान जो है वो भाषा से लेकर छोटे छोटे मामलों में टूट रहा होता। आपको लग सकता है कि मैं यहां पर नेहरू का सपोर्टर नजर आ रहा हूं, लेकिन दोस्तों असलियत में मुझे नेहरू से शायद कोई दुश्मनी नहीं है। मैं उस टाइम की परिस्थितियों को समझता हूं और उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आज किसी देश के हालात समझता हूं। चाहे मैं रशिया को हारते हुए देख रहा हूं, चाहे मैं पाकिस्तान को देख रहा हूं, फिर और आज जिस तरीके से हम इंडियन, अपने आप के इंडियन होने का प्राउड फील करते हैं, तो क्या ये सारा काम पिछले 5, 7, 10, 20 साल में हो गया है? मेरा ऐसा मानना ये है कि देखो, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन, सिस्टम, सब चीजें जो हैं उनको लिए समय लगता है। आज जिस इसरो का हम बेनिफिट उठा रहे हैं वो इंदिरा गांधी की देन है, और उससे पहले जो स्पेस डिपार्टमेंट था वो जवाहरलाल नेहरू की देन है। तो सवाल ये है कि क्या हम, तो बीजेपी वाले ने गालियां क्यों बकते हैं, या फिर आम आदमी ने गालियां क्यों बकता है? अपने दिल से पूछ कर देखिए। मैं गारंटी से कह रहा हूं आपके पास जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन नहीं है, और मैं इससे भी ज्यादा बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को सबसे ज्यादा गालियां, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को सबसे ज्यादा गालियां इसलिए पड़ती हैं क्योंकि आज के दिन हमारे सामने एक एग्जाम्पल राहुल गांधी है जो पूरे तरीके से इनकम्पिटेंट है, अयोग्य है। क्योंकि यह पूरे तरीके से अयोग्य है, और सबसे मेन बात कि राहुल गांधी जो खुद इनकम्पिटेंट है, अयोग्य है, वो गांधी, नेहरू और इंदिरा गांधी की लीगेसी को क्लेम करके कहता है मेरे अंदर इनका खून है, मैं इनका वंशज हूं। अब जब हम राहुल गांधी के नाम पर ये क्लेम करता है गांधी को, राहुल गांधी नाम को और नेहरू खानदान को, तो वहीं से एक आदमी झंझना जाता है कि 52 साल का बालक जो है वो किस तरीके से क्लेम कर रहा है। तो हम कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे किए गए दावों को भी सही समझ बैठते हैं। देखो, दादा अगर अच्छा था तो पोता भी अच्छा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ये समझ लीजिए। और बीजेपी की मजबूरी है कि अगर वो नेहरू, गांधी और क्या नाम है, इंदिरा गांधी की कंट्रीब्यूशन को स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें राहुल गांधी के क्लेम को सही करना कहना पड़ेगा, और राहुल गांधी यहां एज ले जाएगा। अब इसलिए मैं अपनी क्लासरूम्स में भी कहता हूं, अगर हिंदुस्तान में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा दुश्मन, इनके नाम का सबसे बड़ा दुश्मन आज हिंदुस्तान में कोई है तो वो राहुल गांधी है। क्योंकि ना राहुल गांधी इनकी लीगेसी पे क्लेम करे, और ना ही राहुल गांधी कहीं ना ही बीजेपी इनको गालियां बकने का मौका दे। खैर, मैं थोड़ा सा विषय से भटक गया था कि असलियत में अब आप आओ कि हमारे देश के अंदर आज जिस चीज का हम बेनिफिट उठा रहे हैं, हमारे देश में कभी नारा नहीं लगाया गया कि नमक रोटी खाएंगे और एटम बम बनाएंगे। हमारे यहां किसी भी देश के प्रति विरोध में भड़काने का, लोगों को भड़काने का मौका नहीं ढूंढा गया।
इसी से अंदाजा लगाकर देखिए 1962 वॉर में शर्मनाक हार के बाद संसद में तो बहस होती है, चीन से गुस्सा भी आता है, लेकिन सरकार ने कभी दावा नहीं किया कि हम उस क्षेत्र को वापस लेके रहेंगे। एक फिल्मी डायलॉग है घातक मूवी का, गुस्से को पालना सीखो। शायद हिंदुस्तान की हर सरकार ने उस गुस्से को पाला, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें आई बाद में, चाहे वो बीजेपी की सरकारें आई। क्योंकि मुझे पता है, मैं इतना जानता हूं, मैंने शायद एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी न्यूज चैनल की इस रिपोर्ट को पढ़ा था, वो मतलब डॉक्यूमेंट्री देखी थी, जहां से मुझे पता लगा उसमें उसने दावा किया और बाकायदा माना गया, और शायद वो जो चीफ सेक्रेटरी उस टाइम बैठे थे उन्होंने भी, कि जवाहरलाल नेहरू अटल बिहारी वाजपेयी ने 1962 वॉर के हारने के कारण जानने के लिए जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी की रिपोर्ट को पढ़वाया अपने चीफ सेक्रेटरी, रक्षा सचिव वगैरह 2-4 जो 5 बंदे रूम में बैठे हुए थे, उस रिपोर्ट को पढ़ा और पढ़ने के बाद ये कहा कि ये रिपोर्ट बड़ी भयावह है। सोचिए 62 के 40 साल के बाद एक प्रधानमंत्री उसे पढ़ रहा है और सोच रहा है कि इसका मामला क्या है या किस वजह से ये रिपोर्ट किस तरीके से है और हम क्यों हारे। टीस तो है, हमारे देश के उस प्रधानमंत्री में गुस्सा तो था, लेकिन चीन के खिलाफ उस प्रधानमंत्री ने अपनी जनता को भड़काकर जनोन्माद जो है ना, उन्माद जनता में फैलाकर अपने वोट बटोरने की कोशिश नहीं करी, बल्कि अपने देश को मजबूत करने की कोशिश करी कि आज नहीं तो कल चीन दोबारा तैयार होगा, दोबारा हमला करेगा तो हम इस हार का बदला लेंगे। गलवान घाटी में हुआ जो मामला था वो असलियत में हमारे सैनिकों, हमारी सेना का एक कॉन्फिडेंस भी दिखाता है कि दबे नहीं, और लट्ठों से जो उच्च स्तरीय श्लोक या मंत्रोच्चारण करके लट्ठों से पीट पीट के जो चीन की सेना को भगाया, वो इसलिए क्योंकि कॉन्फिडेंस है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आया कहां से? देखो, कॉन्फिडेंस जेब अगर भरी हुई हो, पैसा अगर जेब में फुल फ्लेजेड हो तो आता है। ये याद रखिए दोस्तों, कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आ जाता है। कॉन्फिडेंस जेब में अगर आपके पैसा हो और आपको पता है कि सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ है, तो आप कोई सी भी बंदूक खरीदो। लेकिन जमीन बेच के आपने दुनाली खरीद ली तो गोली खरीदने के पैसों के लिए आपको उधार मांगना पड़ेगा और बच्चों को रोटी खिलाने के लिए उधार मांगना पड़ेगा। पाकिस्तान वैसे ही एक इंसान की तरह है। जब इसने नारा लगाया ना, नमक रोटी खाएंगे और क्या नाम है, एटम बम बनाएंगे, वो वही आदमी था जिसने अपने रिसोर्सेज सारे खर्च करके हथियार खरीदे, गोला बारूद खरीदे और अपने आप को ताकतवर फील करने के लिए अमेरिका जैसे दुनिया के सबसे बड़े गुंडों में से एक गुंडे की गोद में जाके बैठ गया, उसकी संगत में रहा। अपने आप को बेचकर, अपने रिसोर्सेज को बेचकर, अपने संसाधनों को बेचकर, अपने बच्चों के मुंह से निवाला छीनकर, अपने बच्चों के स्कूल के अंदर फीस खर्च, स्कूल के ऊपर खर्च होने वाले पैसों को उठाकर अमेरिका जैसे देशों को दिया और वहां से F-16 से लेकर पैटर्न टैंक से लेकर जो अलग अलग इनके फाइटर जेट्स थे वो सब खरीदे। दिल को तसल्ली ये थी कि हिंदुस्तान को हराएंगे, कश्मीर वापस पाएंगे। उस दिल को तसल्ली के चक्कर में उसने अपने बच्चों को इस लायक बनाया ही नहीं कि मुसीबत के अंदर उस पाकिस्तान का नौजवान खड़ा हो और अपने कंधों पर बंदूक रख के ये कहे, कंधों पर जिम्मेदारी उठा के ये कहे कि मैं अपने इस देश को इस मुसीबत से निकालूंगा। हमारे किसान, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान। जय जवान रक्षा के लिए, जय किसान जनता की उन्नति के लिए। इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत जोड़ो अभियान था, ये यात्रा तो एक अलग मैटर है, अभियान था। अलग अलग नेताओं के अलग अलग नारे ये साफ दिखा रहे हैं कि उन्होंने किसी भी तरीके से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर शुरू से लेकर आखिरी तक, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से एक देश नहीं है
और अगर है भी तो एक इकलौता ऐसा देश है जो एक एब्रीविएशन से बना है, जिसका कोई आइडिया नहीं है, कुछ नहीं है। जमींदार जो अंग्रेजों के जूते चाटने वाले थे, वो सारे के सारे जमींदार आकर केवल और केवल उन्होंने एक देश मांग लिया, और वो देश आज तक एक कोड बन चुका है। उन्होंने कभी हिंद पाकिस्तान के आम इकोनॉमी के पिलर्स को, इंडस्ट्री लगाने की बात ही नहीं करी। भाई इकोनॉमी के पिलर्स को अगर आप देखते हैं तो आप समझिए इकोनॉमी के जो पिलर्स हैं उनमें एक पिलर है ह्यूमन रिसोर्स, जो सबसे बड़ा पिलर है, जो भले ही आपके देश में क्या नाम है इंडस्ट्री ना हो, लेकिन वो ह्यूमन रिसोर्स अगर कैपेबल है, मानव संसाधन अगर कैपेबल है, देश का नौजवान अगर पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट है, तो दुनिया के अंदर कहीं भी जाएगा लठ गाड़ के आएगा। हमारे हरियाणा में कहते हैं लठ गाड़ देना, तो वो लठ गाड़ के आएगा, वो मानेगा नहीं, क्योंकि उसमें टैलेंट आपने डेवलप कर दिया। पाकिस्तान में ह्यूमन रिसोर्स की कमी। दूसरा, पाकिस्तान ने कभी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर कभी भी फोकस नहीं किया। कभी पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बाद सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर होने की बात की ही नहीं। हमारे यहां मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वदेशी के रोज कोई ना कोई गीत बजते रहते थे। पाकिस्तान में कभी बात नहीं हुई। आज आप मेक इन इंडिया का नारा इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि इंडिया शुरू से कभी स्वदेशी, कभी कुछ करता रहा। पाकिस्तान में कभी ऐसा कोई नारा दिखाई नहीं दिया, समझे। वहीं अगर आप देखें तो फॉरेन पॉलिसी जो है वो गाइडेड बाय सुपर पावर्स है। फॉरेन पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव जो सबसे बड़ा रहा वो कश्मीर रहा, और कश्मीर एक बेट यानी कि एक हड्डी हो गया, और उसके पीछे या उसके नाम पर एंटी इंडिया माइंडसेट साफ नजर आता है। समझे कि भाई पॉलिसी जो है फॉरेन पॉलिसी वो पूरे तौर पर एंटी इंडिया रही। अब प्रॉब्लम यह है कि इंडिया इससे बहुत ज्यादा ताकतवर है, और इस एंटी इंडिया फॉरेन पॉलिसी के लिए हमेशा सुपर पावर्स की इसे सपोर्ट की हमेशा जरूरत पड़ती रही, और यहीं से सुपर पावर्स इसकी इकोनॉमी में एड देते रहते और फंड्स डालते रहते। बाद में जब एड्स और फंड्स मिलना बंद हो गया तो ये लोन्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। तो यानी इकोनॉमी का बेसिक कंसेप्ट, यहां पर इनके पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाई, ह्यूमन रिसोर्स नहीं था, सेल्फ रिलायंस नहीं था। इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल प्राइमरी स्टेट पे रही, जो नेचर के ऊपर डिपेंडेंट थी, यानी प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंट थी। जैसे जैसे वो नेचर कमजोर हुई, जैसे जैसे बाढ़ या अकाल जैसे हालात आते हैं, पाकिस्तान को कटोरा लेकर निकल पड़ना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास उसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। और यही पाकिस्तान के डूबने बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण है। यही एक कारण है क्योंकि उनके पास उस भाई आप खुद अपने घर से सोच कर देखिए, आपके घर पे बहुत ज्यादा कर्जा है, आप उस कर्ज से कैसे भी बचना चाहते हैं। तो भाई मेरे सर पे कर्जा है तो मैं क्या करूंगा, मेहनत करूंगा, उसे उतारने का सबसे पहले प्लान बनाऊंगा। कुछ तो घर के खर्चे कम करूंगा, कुछ उसके बाद कोशिश करूंगा कि बाहर से सिर्फ उतना कोशिश किया जाए कि मैं अपनी खुद की एक इनकम जनरेट करूं। पाकिस्तान में डिस्कशन ही नहीं है कि नई इनकम कैसे जनरेट हो सकती है, पाकिस्तान में कर्ज लिया कैसे जाए, इस पर शुरू से आखिरी तक डिस्कशन दिखाई दे रही है। कर्ज उतारा कैसे जाएगा कोई प्लान नहीं है, और नया कर्ज ना लिया जाए और हम अपने खर्चे अपने दम पे उठा सकें, उस पर कोई डिस्कशन नहीं है। और उसके बाद भी एक बेवकूफ प्रधानमंत्री खड़ा होकर ये कहता है यार न्यूक्लियर बम है फिर भी भीख मांगनी पड़ती है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। आपकी अर्थव्यवस्था अगर मजबूत है, आपकी जेब में पैसा भरा हुआ है, आप दुनिया की कोई बढ़िया से बढ़िया टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट को हायर कर सकते हैं, और दुनिया कॉपरेट करने के लिए, क्योंकि आपकी जेब में पैसा है तो दुनिया कॉपरेट करने के लिए तैयार खड़ी रहेगी। बस ये चीज समझनी होती है, ये चीज
ये चीज पाकिस्तान की कोई भी सरकार नहीं समझी और पाकिस्तान का कोई इंसान, कोई नेता समझने को तैयार नहीं है। टीवी डिबेट्स में वो ये तो बहस कर रही हैं कि हिंदुस्तान इतना आगे निकल गया, पाकिस्तान पीछे रह गया। वो ये डिबेट नहीं कर रहे कि इतिहास में उनकी कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं। चलो मान लिया पाकिस्तान बन गया, स्वीकार लिया, अब ये रिवर्स नहीं हो सकता, बालक पैदा हो गया, मां के अंदर दोबारा प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, या एक आम पाकिस्तानी से पूछ रहा हूं, कि क्या आपने कभी डिबेट सुनी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को ऐसे सुधारा जा सकता है? क्या किसी इंटेलेक्ट्स को इस तरीके से बात करते हुए सुना? वो गालियां बक रहे हैं, बेसलेस डिबेट्स कर रहे हैं, जिसका दूर दूर तक कोई आउटकम नहीं आता। अब दोस्तों, इसके बाद तो समय ही बताएगा असलियत में मामला क्या है या सिचुएशन कहां जाएगी, लेकिन आप खुद सोच कर देखिए बेसिक्स क्या है। बेसिक यही है, ये कुछ होना जाना है नहीं, आउटकम कुछ नहीं है, और पाकिस्तान अब शर्म भले ही आ रही है, सोच नहीं रहा कि इस कर्जे से निजात कैसे पाई जाए। आपको ये टॉपिक कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।